Okay, children, hello and welcome to Winstree once more. So, आज हम अपने चैप्टर के आगे फर्दर चलेंगे राइट। सो पिछले वीडियो में एक बार एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी राइट। वैसे तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स टू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हमने काफ़ी चीज़ें करी थी राइट। ये देखो राइट, नैनोमीटर, लैम्डा, पार्सेक, माइक्रोन। पार्सेक तो हमने उससे भी पहले वाली वीडियो में करी थी। तो पिछले वीडियो में हमने माइक्रोन पढ़ा था, एंगस्ट्रॉम पढ़ा था राइट, प्रेशर का एक नया यूनिट बार पढ़ा था राइट। एंड हमने बहुत सारी न्यू चीज़ें करी थी। हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स भी करे थे, एंगस्ट्रॉम के कन्वर्जन्स करे थे एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को डिटेल में समझा था, उसका भी एग्जाम्पल्स करे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है समझाया था मैंने, ठीक है। तो आज के वीडियो में ना हमें डिटेल में जानना है अबाउट पैरालैक्स मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज आई थिंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायंगुलेशन मेथड, ओके। एंड इसके बाद हम पैरालैक्स मेथड भी करेंगे, बट फर्स्ट ट्रायंगुलेशन मेथड, ओके राइट। तो ट्रायंगुलेशन मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड ओके। तो हम ट्रायंगुलेशन मेथड पढ़ेंगे। तो अब ये मेथड ना बेसिकली बच्चों ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, हाइट, एक बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट है ना, बहुत दूर है हमसे और हमको उसकी हाइट निकालनी है, तब हम ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आप ये ऐसे समझ सकते हो कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट निकालने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड को हम यूज करते हैं, ओके। अच्छा, तो अब इसको यूज कैसे करते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करी है उन्हें तो समझ आ जाएगा राइट, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अब जिन्होंने नहीं करी है वो कृपया ध्यान दें राइट, ओके। सो अब ऐसे मानते हैं कि ओ हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, हम ओ पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ना अपैरेटस होता है, उसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्सटेंट। सेक्सटेंट एक अपैरेटस होता है जिससे कि जिसको हम उस जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि ये जो सेक्सटेंट अपैरेटस होता है, इसको यूज करके हम हम जैसे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मान लो ये, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और इसकी हाइट को मान लेते हैं h, हमें इसकी हाइट h फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जहां जिस पॉइंट से हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे इस ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट अगर हम जोड़ें तो वो क्या एंगल बनाते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड नीचे ग्राउंड है, समझ आया होगा राइट। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हम मेजर करते हैं एक अपैरेटस से जिसको हम सेक्सटेंट बोलते हैं। तो हमने इस एंगल को मेजर कर लिया, मान लो थीटा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे ए बी ऑब्जेक्ट का या बिल्डिंग का, जिसकी भी हम हाइट मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, है ना, ये सब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टैन से मतलब है, ठीक है। अब टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सब बच्चों ने ये तो पढ़ा ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इसमें टैन थीटा क्या होता है, P अपॉन बी। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा, सिंपल सा फंडा है कि कोई भी चीज अगर ग्राउंड पे खड़ी है, फिर चाहे वो बिल्डिंग है, घर है, कुछ भी है, अगर वो ग्राउंड पे खड़ी है ना, तो वो ग्राउंड से जो एंगल बनाती है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। वो हमेशा 90 डिग्री होगा ऑलवेज, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो हमेशा ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी, ठीक है। तो फिर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चों, ये जो एंगल है ना थीटा,
तो जो लाइन इस जो एक सेकेंड, ओहो ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ। तो ये जो एंगल है ना थीटा, ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा होता है इसको जो लाइन टच कर रही होती है, ठीक है, इसको जस्ट दो लाइन टच कर रही है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी चाहे थीटा कहीं पर भी हो। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली है वो तो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो। अब देखो कि थीटा को लाइन टच कौन सी कर रही है, थीटा को ये वाली लाइन टच कर रही है ना, तो ये होगी बेस। और थीटा को जो लाइन टच नहीं कर रही है, ठीक है, और जो 90 डिग्री एंगल को सपोर्ट भी कर रही है, वो हमारी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसी से हम हाइट निकालेंगे ऑब्जेक्ट की। तो ठीक है, ये समझ आ गया। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा। थीटा को जो लाइन टच कर रही है बेस, जो नहीं कर रही वो हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, तो ओ बी यहाँ पे हमारा बेस है, ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ, इसको मैं एक्स से डिनोट करूंगी। ये मान लो एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस है ओ बी एंड हाइट ऑफ ए बी एच है, ठीक है। चलो अब हमने ये मान लिया। तो अब बच्चों हमें एंगल भी पता है, ठीक है, और हमें डिस्टेंस भी पता है, हमें हाइट निकालनी है। सिंपल tan थीटा हम यूज कर लेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, एच है, एच है ना परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस क्या है, एक्स है, एक्स क्या है, डिस्टेंस है। उस जिस ऑब्जेक्ट की हमें हाइट निकालनी है उससे और हमारे ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ओस के बीच में जो डिस्टेंस है वही तो एक्स है। तो एक्स अपॉन एच अपॉन एक्स हमारा tan थीटा आ गया। तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगी tan थीटा इंटू एक्स, tan थीटा इंटू एक्स, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ से हम हाइट निकालेंगे। चलो बच्चों ये तो इजी चीज है, ये आपने 10th में भी पढ़ी है। पर ये वो केस है जब आपको डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट आपको पता है, ये तब का केस है। अब मान लो आपको ये डिस्टेंस नहीं पता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इनएक्सेसिबल है, आपको नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट आपके ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से कितना दूर है, तो तब हम ट्रायंगुलेशन मेथड कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसका भी एक तरीका है और वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। ओके, तो अब मानते हैं कि ओ हमारा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है एंड ए भी वो ऑब्जेक्ट है जिसकी हमें हाइट निकालनी है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये डिस्टेंस कितना है, वी डोंट नो दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमको इसी मेथड में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हाइट को निकालने के लिए, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता तो हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस बार इसको हम ओ नहीं मानते, चलो इसको सी मान देते हैं, ठीक है। तो सी पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगेन हम अपना सेक्सटेंट वाला अपैरेटस यूज करके यहाँ का एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, सी से एंगल निकाल लेंगे। ओके, ये एंगल आ गया θ1, ठीक है। अब हम एक और पोजीशन में जाएंगे जो इससे थोड़ी दूर हो। अब मान लो डी पोजीशन पे मैं गई और डी पोजीशन में जो एंगल है वो है हमारा θ2, ठीक है। θ1 सी पोजीशन से ए बी का एंगल है ऑफ एलिवेशन और θ2 एंगल डी से है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है हमें इन सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब जब हम सी से थोड़ा ही दूर गए हैं तो हमें ये डिस्टेंस तो पता होगा कि कितना है। अब मान लो सी और डी आपस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो हमें θ1 पता चल गया, θ2 पता चल गया सेक्सटेंट अपैरेटस की मदद से, और हमने सी और डी का डिस्टेंस भी मेजर कर लिया, ठीक है। एंड हमें हाइट निकालनी है ए बी की। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी देखते हैं, ए बी सी। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में अगर मैं कॉट θ1 निकालूं, कॉट थीटा बिल्कुल tan थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉट थीटा इज ऑपोजिट ऑफ tan थीटा, ठीक है, उसका इनवर्स होता है या उसका कह लो रेसिप्रोकल होता है, राइट। सो इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, अब जरा ट्रायंगल एबीसी में देखना, परपेंडिकुलर तो हमारा ये है, ठीक है, जो लाइन θ1 को टच नहीं कर रही वो कौन सी है, एच है, ठीक है। एंड हमारा बेस क्या है, हमारा बेस ये पूरी लेंथ सी बी है, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉट θ1 इज इक्वल टू सी बी अपॉन परपेंडिकुलर कितना है हमारा h, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना कॉट थीटा। तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, कॉट थीटा की वैल्यू है
CB अपॉन H। अच्छा, कॉट थीटा 1, ओके, थीटा 1 है, थीटा 1, ठीक है। अब हम कॉट थीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमें ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा, और हमें ट्रायंगल केयरफुली कंसिडर करना है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। तो हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? ABD, ठीक है, ABD ट्रायंगल यूज करेंगे। हमने लिखा इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल को हम कैलकुलेट करेंगे, ABD ट्रायंगल को हम कंसिडर करेंगे, ओके। तो ABD ट्रायंगल में देखें तो हमारा जो थीटा 2 एंगल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, जो लाइनों से टच नहीं कर रही, वो है H अगेन, ठीक है। AB है तो, और AB की लेंथ H है, ठीक है। और इसका बेस क्या है? इसका बेस है DB, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यूज कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है? DB, राइट, DB हमारा बेस है ना, सॉरी हाँ, DB हमारा बेस है, ये रहा DB हमारा बेस है, एंड हाइट की वैल्यू कितनी है? H, तो H, तो कॉट थीटा 2 की हमारे पास वैल्यू आ गई DB अपॉन H। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 करेंगे, ठीक है। अब चलो करते हैं, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ये सब हम फॉर्मूला निकालने के लिए कर रहे हैं। वैसे स्कूल्स में इतना समझाया नहीं जाता है, ठीक है, पर ये सब आपको जब समझाया जाएगा ना, एंड आपका ब्रेन यूटिलाइज होगा, आपका ब्रेन लगेगा, तो आपका ब्रेन ना धीरे 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 ट्रेन हो जाएगा, और कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन क्रैक कर लेगा, इतना ट्रेन हो जाएगा आपका दिमाग। आप अपना दिमाग जितना ज्यादा यूज करोगे, जितना ज्यादा इन डेप्थ कॉन्सेप्ट देखोगे ना, उतना ज्यादा आपका ब्रेन बिल्ड होगा, और जितना ज्यादा आपका ब्रेन बिल्ड होगा ना, उतनी ज्यादा चांसेस हाई हैं कि आप कंपटीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लोगे विद फ्लाइंग कलर्स, बिलीव मी, ओके। तो चलो आगे देखते हैं, हमने कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 जब करते हैं तो इसका वैल्यूज डालते हैं CB अपॉन AB, ठीक है। CB अपॉन AB था ना कॉट थीटा 1, ठीक है। CB अपॉन H ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, बिकॉज AB की लेंथ तो H है, राइट। CB अपॉन H माइनस, एंड कॉट थीटा 2 क्या था? DB अपॉन H, DB अपॉन H। अब देखो इन दोनों के तो बेसिस सेम है, तो ये दोनों तो एलसीएम निकालने की हमें जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा CB माइनस DB अपॉन H। चलो अब जरा डायग्राम पे आते हैं एक और बार, ठीक है। एंड यहाँ खिचड़ी पक रही है, इसलिए मैं थोड़ी चीजें इसमें से इरेज कर देती हूँ, ये टिक्स वगैरह जो आपको समझाने के लिए मंगाए थे, बनाए थे, ठीक है। अब ठीक है, अब देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, हम CB में से हम इतने पार्ट में से DB को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचा? देखो यहाँ देखो, मैं दोबारा बना देती हूँ लाइन, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। ये हमारी CB लाइन है, और हम इसमें से DB को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा CD लेंथ ही तो बची है हमारे पास, तो बस इसे लिख दो यहाँ पर, इसे यहाँ पर लिख दो, इसे यहाँ पर लिख देंगे तो क्या आएगा बच्चों? CD अपॉन H। और जरा गौर से देखो, CD की वैल्यू हमें पता है, राइट, बिकॉज C हमारा पहला ऑब्जर्वेशन का पॉइंट था, D हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट था, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मेजर किया था। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना पता था बच्चों? इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमें पता था x अपॉन H, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें x पता था, तो जब हम x को CD की जगह डाल देंगे तो हमारे पास x अपॉन H निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूला जो हाइट निकालने का बना सकते हैं, जब हमें ऑब्जेक्ट का हमसे डिस्टेंस नहीं पता है, तो वो हो जाएगा x अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ठीक है। ये हमने आज एक नया फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। बिकॉज देखो ये कैसे बना, ये x अपॉन H जो हमने वैल्यू निकाली, ये हमने किसकी निकाली?
एक सेकेंड, ये वैल्यू हमने किसकी निकाली, हमने कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 करके ही तो निकाली। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, हाँ, तो ये हमने कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 करके ही तो निकाली। तो अगर कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 एक्स बाई एच के इक्वल है, तो एच किसके इक्वल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। ठीक है, अब आप बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा ट्रायंगुलेशन मेथड, लेकिन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अगर कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप आराम से कर लोगे। फिजिक्स में मैथ्स में भी आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपका ब्रेन शार्प हो चुका है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि जो चीज़ों मैं पढ़ाती हूँ आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, बिकॉज ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लिया करो। हाँ, एंड नोट्स प्रोवाइड करने के बारे में भी मैंने सोचा हुआ है, बट उसको मैं तब प्रोवाइड करूँगी व्हेन एटलीस्ट 500 लाइक्स मिले वीडियो को, ओके, एंड 100 कमेंट्स मिल जाए, देन आई विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर दिस होल चैप्टर। ठीक है, तो उसके लिए इतना तो आपको करना पड़ेगा, राइट। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रायंगुलेशन मेथड अच्छे से समझ लिया है, और इससे आपका ना पैरालैक्स का भी बेस बन गया है। अगर आपको ट्रायंगुलेशन मेथड आ गया ना, तो आपको पैरालैक्स समझने में कोई प्रॉब्लम। तो बच्चों, आप पैरालैक्स मेथड पे आते हैं। ठीक है, लेकिन पैरालैक्स मेथड को समझने से पहले जरा पैरालैक्स इफेक्ट हमारी डेली लाइफ में क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो कि 3 बैकग्राउंड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं, एक बैकग्राउंड है येलो, एक बैकग्राउंड है पिंक, और एक बैकग्राउंड है ब्लू। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपने एक पेन पकड़ा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, यस, यहाँ पर आपने एक पेन पकड़ा हुआ है। ठीक है, पेन के समझ लो, या पेंसिल कह लेते हैं। ठीक है, आपने एक पेंसिल रखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप, आपकी दोनों आईज खुली हैं, एंड आपने पेंसिल को पिंक बैकग्राउंड के सामने रखा हुआ है। ठीक है, पिंक बैकग्राउंड के सामने आपने पेंसिल को रखा हुआ है। अब अगर आप अपनी एक आंख बंद करोगे तो पेंसिल दूसरे बैकग्राउंड पे दिखाई देगी। ठीक है, एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखोगे तो आपको पेंसिल इस बैकग्राउंड के आगे दिखाई देगी। फिर आप दूसरी आंख बंद करके दूसरी वाली आंख खोलोगे तो आपको यहाँ पर पेंसिल दिखाई देगी। आप लगातार कब दोनों आंखों से देखोगे तो आपको पिंक बैकग्राउंड के सामने दिखाई देगी। एक आंख बंद है, एक आंख खुली है तो येलो के सामने, दूसरी आंख खुली है दूसरी और पहली वाली बंद है तो ब्लू बैकग्राउंड के सामने। आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑब्जेक्ट ना मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट टू सेंटर मूव कर रहा है, लेकिन ये सच नहीं है, ये आपकी आंखों में धोखा हो रहा है। ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ना तो वो येलो बैकग्राउंड की तरफ जा रहा है ना वो ब्लू की तरफ जा रहा है, वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, एंड बोथ आइज से अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट वहीं का वही है, राइट। तो आपको ऐसा फील हो रहा है, ये एक धोखा होता है आपकी आंखों में, इसी को हम पैरालैक्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल था समझाने के लिए कि एक्चुअल में पैरालैक्स होता क्या है। अब पैरालैक्स को हम समझेंगे कि पैरालैक्स का हमारे डिस्टेंस निकालने के मेथड से क्या करना है। ठीक है, तो पैरालैक्स मेथड को बेसिकली ये पैरालैक्स का मतलब तो मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा ही दिया है। एंड अगर मैं पैरालैक्स के यूज पर जाऊं तो पैरालैक्स से हम डिस्टेंट स्टार्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम किसी प्लैनेट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं अर्थ पे। ठीक है, एंड अगर मैं डेफिनेशन पर जाऊं तो पैरालैक्स वैसे तो उस फिनोमिनन को हम कहते हैं, या उस चेंज को कहते हैं जो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आता है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 3 बैकग्राउंड्स दिखाए, राइट, येलो पिंक एंड ब्लू, तो इन बैकग्राउंड्स के रिस्पेक्ट में जो पेंसिल में चेंज अपीयर हो रहा है या चेंज दिख रहा है हमें, उसी को हम पैरालैक्स इफेक्ट बोलते हैं या पैरालैक्स कहते हैं, जब हम उसको 2 डिफरेंट पोजीशन से देखते हैं, एक हमारी लेफ्ट आई एक हमारी राइट आई, राइट। ठीक है, और अगर हम इवन पैरालैक्स मेथड हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सपोज करो यहाँ एक ऑब्जेक्ट है
ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है एंड हम दो डिफरेंट पोजीशंस पे गए, एक पोजीशन यहाँ एंड एक पोजीशन यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों पोजीशन से हमने एक एक बार जो है उस ब्लैक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम बेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिस। यहां से भी ऑब्जर्व करेंगे हम इसको, यहां से भी ऑब्जर्व करेंगे हम इसको, तो इसको हम बेसिस कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? बेसिस। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ भी आ गया होगा पैरेलैक्स क्या है। ओके तो अब ये जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में शिफ्ट आया हम उसको पैरेलैक्स कहते हैं एंड उसके और जो हमारे दो पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको हम बेसिस कहते हैं। अब क्या होता है कि पैरेलैक्स मेथड को हम रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, उसमें हम एंगल का यूज करते हैं, ठीक है। सम वॉट, मैं नहीं कहती हूँ एग्जैक्टली लेकिन सम वॉट ये हमारे ट्रायंगुलेशन मेथड की तरह है, ठीक है। सम वॉट अगर 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 आपको ट्रायंगुलेशन मेथड क्लियर हो गया तो ये तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, राइट। तो जब हमने अपने पेन को अपने सामने पकड़ा हुआ था, ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ द वॉल में, और हम उसे अलग अलग तरीके से देख रहे थे, कभी अपनी लेफ्ट आई क्लोज करके, कभी अपनी राइट आई क्लोज करके, तो हमने देखा था कि पेन की पोजीशन चेंज हो रही थी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को पैरेलैक्स कहते हैं, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस केस में जब हम अपनी आंखों को एक एक बार बंद करके देख रहे हैं तो बेसिस हमारा डिस्टेंस है हमारी आईज के बीच में, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारी लेफ्ट आई है एंड ये हमारी राइट आई है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा इस केस में बेसिस है, राइट। और इन दोनों बेसिस से अगर हम लाइंस एक्सटेंड करें तो जो एंगल पेंसिल और इन दोनों लाइंस के बीच में बनेगा वो होगा हमारा थीटा, जिसे हम बोलेंगे पैरालैक्टिक एंगल। पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। पैरालैक्टिक एंगल मतलब पैरालैक्स इफेक्ट का एंगल, ठीक है, पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं, तो एंगल LOR हमारा पैरालैक्टिक एंगल हो गया, ठीक है। एंड या फिर इसको हम पैरालैक्स एंगल भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे पैरालैक्टिक एंगल भी बोल सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको कुछ सिनेरियो याद आ रहा होगा, कुछ ऐसा याद आया कि मैंने आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला बताया था, पर मैंने कहा था कि अगर थीटा अगर बहुत स्मॉल होगा तो फिर हम उसे हम कॉर्ड अपॉन रेडियस भी ले सकते हैं, राइट। तो हमें वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉर्ड अपॉन रेडियस, ठीक है। यानी कि बेसिस अपॉन ये जो हमारी आई का डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट से, यहाँ पे पेंसिल से। तो हाँ, इससे क्या होगा, अगर हमें एंगल पता है एंड हमें कॉर्ड की लेंथ पता है यानी कि बेसिस, ये दोनों तो हम मेजर कर सकते हैं, राइट। एंगल मेजर कर सकते हैं और अपनी दोनों आईज के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट का हमारी आई से डिस्टेंस मिल सकता है। पर जो हमने पेंसिल वाला एग्जाम्पल देखा ना बच्चों, ये एक बहुत ही छोटी चीज थी, राइट। अगर हमें पेंसिल का अपनी आई से डिस्टेंस मेजर करना है तो प्रॉब्ली हम कर भी सकते हैं, ठीक है, हमारे पास इसके रिसोर्सेज हैं ऐसा करने के। लेकिन कुछ डिस्टेंसेस इतने दूर होते हैं ना कि वहां पर इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम किसी मेजरिंग स्केल या मेजरिंग डिवाइस से वो डिस्टेंसेस लें। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टार का डिस्टेंस हमारी अर्थ से या किसी प्लैनेट का डिस्टेंस हमारी अर्थ से, तो वहां पर ये इनडायरेक्ट मेथड पैरेलैक्स यूज होता है। अब वो कैसे यूज होता है, वील अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लव इट चिल्ड्रन, ओके। सो लेट्स डू इट। अब देखते हैं, ये देखो एक यहाँ पर सिंपल डायग्राम है, ठीक है। S इज सन, ठीक है, S यहाँ पर सन है एंड A एंड B जो है टू पोजिशंस ऑफ अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ का ऑर्बिट है, ओवल जो है ये अर्थ का ऑर्बिट है, और अर्थ अपने रेवोल्यूशन में दो डिफरेंट जगहों पर आती है, A और B, जो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है, ओके। तो वहां पर अर्थ आती है अपने रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो जब अर्थ पोजीशन ए पर है तो पोजीशन ए से हमने एक स्टार एन
एन को ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक शर्त है बेटा कि अगर आपको पैरालैक्स मेथड यूज करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्पेस में, तो उसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर्स से लेस होना चाहिए, 100 लाइट ईयर्स से लेस होना चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप वहां पर पैरालैक्स मेथड यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 100 लाइट ईयर्स से कम डिस्टेंस वाला कोई एन हमारा स्टार है जिसका डिस्टेंस हमें अर्थ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि जो जो हमारी अर्थ की डायमीटर ए बी है ना, इसके इस डायमीटर के दो ऑपोजिट पोजीशंस पर जब अर्थ गई तो हमने स्टार को ऑब्जर्व किया, ठीक है। एक रेवोल्यूशन 1 ईयर लेती है, तो समझ लो ए पॉइंट से हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद 6 मंथ बाद हमने बी पॉइंट से ऑब्जर्व किया, ठीक है, जब अर्थ बी पॉइंट पे आ गई थी। अच्छा, अब एन है वो नियर बाय स्टार जिसका डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है, ओके। और इसको हमें मेजर करना है। अब क्या करेंगे हम, जब हम ए से इस स्टार को देख रहे हैं ना, तो हम एक फार बहुत दूर का, इतना दूर है वो स्टार, उस बहुत ज्यादा दूर है वो स्टार, इतना दूर है कि हमें प्रॉपरली दिख भी नहीं रहा है, बहुत डॉट जितना दिख रहा है, वो बहुत दूर वाला स्टार है। एंड वो इतना दूर है कि अर्थ चाहे कितना भी ट्रैवल कर ले, उस स्टार की जो पोजीशन है वो नेग्लिजिबली चेंज हो रही है, मतलब बहुत हल्की सी चेंज हो रही है, इतनी चेंज हो रही है कि वो नोटिस में भी नहीं आ रही है। तो वो इतना दूर स्टार है, तो इतने दूर वाले स्टार को हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। तो इस बहुत दूर वाले स्टार को, जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, फार ऑफ स्टार को हम रेफरेंस लेंगे और यहाँ से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर मानेंगे, ठीक है। ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस इमेजिनरी परपेंडिकुलर और जहां जैसे हम स्टार को देख रहे हैं, ठीक है, इस लाइन से इन दोनों लाइन के बीच का एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। एक किसी डिवाइस से हम इसका एंगल मेजर कर लेंगे। तो ये एंगल सपोज करो आया θ1, ये एंगल क्या आया, θ1, ठीक है। तो ये एंगल θ1 आ गया। और सेम हमने क्या करा, जब अर्थ बी पोजीशन पे आई, अगेन हमने एक बहुत फार ऑफ स्टार को रेफरेंस लेकर हमने जिस पोजीशन से हम उस स्टार को ऑब्जर्व कर रहे थे, उस इंक्लिनेशन का एंगल निकाल दिया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस स्टार के रिस्पेक्ट में हमने ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल हो गया θ2। समझ आ रहा है, आई होप आप सभी को, कि हमने एंगल कैसे मेजर किया, ठीक है। मेजर हमने किसी डिवाइस से कर लिया, ओके। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उसके थ्रू आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, ए और बी दोनों पोजीशंस पर हम गए और एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन से एक फार ऑफ स्टार को हमने रेफरेंस मानकर एन की तरफ को उसका इंक्लिनेशन एंगल निकाल लिया। एक जगह, ठीक है, ए पोजीशन पे वो θ1 है, बी पे वो θ2 है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, आपने क्या क्लास 7th में एंड 9th में एंड 10th में ये पढ़ा है क्या बच्चों, कि जैसे ये दो अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होता है बचाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होता, इनको क्या बोलते हैं, इन्हें हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें, ऑल्टरनेट एंगल्स, जो ऑपोजिट साइड पे होते हैं, जिससे z बनता है, ऐसे करके z बनता है या n बनता है, इनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो ये इक्वल होते हैं। अच्छा, अब देखो जरा, ये n बिल्कुल और s के बीच में जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, और FB भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं आपस में। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अब हमें बहुत मस्त कंक्लूजन यहाँ से मिल गया है, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, तो हमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एक मिल गया है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट। हमें ये एंगल पता चल गया है कि वो जो हमारे से बहुत 100 लाइट ईयर्स से कम डिस्टेंस पे स्टार है, वो कितना एंगल बना रहा है टोटल, हमें ये टोटल पता चल चुका है। ये θ2 है एंड ये θ1 है, तो टोटल एंगल क्या है, θ1 प्लस θ2, ठीक है, ये हमारा टोटल एंगल है। अच्छा, अब ये एंगल बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये बहुत छोटा क्यों होगा, जरा ये समझो। सपोज करो कि ये दोनों डिस्टेंसेस हैं
सॉरी, ये हमारा बेसिस है और ये दोनों डिस्टेंसेस हैं, तो ये एंगल इतना बड़ा। अब ये डिस्टेंस और बड़ा हो जाएगा लेकिन बेसिस सेम रहेगा, तो थीटा देखो और पतला हो रहा है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस और ज्यादा, तो थीटा और पतला हो रहा है बच्चों। तो इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि ये दोनों डिस्टेंसेस जितने ज्यादा बड़े होंगे थीटा उतना ज्यादा कम होगा। तो यहाँ पे थीटा बहुत बहुत छोटा है, हम ये कंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन अगर थीटा बहुत बहुत छोटा होता है तो वो कॉर्ड अपॉन रेडियस हो जाता है। अब यहाँ पे कॉर्ड अर्थ के ऑर्बिट का डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेकंड, मैं पहले वो फॉर्मूला लिखती हूँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन अगर आर्क बहुत एंगल बहुत छोटा हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉर्ड अपॉन रेडियस। 1 सेकेंड, कॉर्ड अपॉन रेडियस, कॉर्ड अपॉन रेडियस लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थीटा क्या है, टोटल एंगल हमारे पास क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। ओके, कॉर्ड क्या है, ए बी है, कॉर्ड ए बी। रेडियस कितना है, रेडियस ही तो कैलकुलेट करना है, हमें डिस्टेंस निकालना था ना कि अर्थ का उस स्टार से डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस आप ए एन भी मान सकते हो, बी एन भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशंस है अर्थ की, तो दोनों का डिस्टेंस स्टार से सेम होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ए एन मान लेती हूँ। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए एन। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर हमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू पता है, ठीक है, एंड ए बी की वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट, और हमें पता है कि सन का और अर्थ का बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 1 AU। ठीक है, तो सन और अर्थ के डिस्टेंस का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1 AU है। ठीक है, सन और अर्थ का डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस 1 AU है, यहाँ पे भी सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1 AU है, तो टोटल ए बी कितना हो गया, 2 AU। ठीक है, तो मैं इसको 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख सकती हूँ, एंड ए एन एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हमें वैल्यू पता है, एंगल्स तो हमें पता चली जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, मेजर करने से पता चल जाएंगे, और ए एम यू की वैल्यू हम सबको पता है, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और नीचे क्या है, ए एन। तो अब ए एन की वैल्यू आराम से निकल सकती है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 3 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ऐसे हम किसी भी स्टार का डिस्टेंस या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अर्थ से निकाल सकते हैं, लेकिन 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 यहाँ शर्त होगी कि वो डिस्टेंस 100 लाइट ईयर से कम है, 100 लाइट ईयर से कम है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। कल हम ना इसका एक और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई प्लैनेट है या कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है तो हम उसका डायमीटर कैसे निकालेंगे, उसका साइज कैसे निकालेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे एंड आप मिस आउट ना करो, जल्दी जल्दी आपका भी सिलेबस कंप्लीट होता जाए, राइट। एंड एक चीज मुझे और बतानी थी रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। सो अभी मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो थ्योरी के साथ मैं छोटे छोटे आपको एग्जांपल्स कराती रहूंगी, एंड अदरवाइज एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगी मैं। ठीक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। So, okay, keep learning, keep enjoying. Have a nice day ahead. Okay, and whatever time you are watching this video, thank you for watching. Good night, good morning, good evening, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।